जिंदगी में सच्चा प्यार जैसे मौसम की पहली बारिश, जिंदगी में तन्हाई जैसे रेगिस्तान। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूं। जी हाँ, आज का हमारा सेशन नंबर 3 एक ऐसे टॉपिक से कनेक्टेड है जो हमारी भाषा को और ज्यादा खूबसूरत बनाता है, फिगर ऑफ स्पीच। जैसे कि मैं ये भी कह सकता हूं कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और उसकी जगह मैं ये भी कह सकता हूं कि ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी बात को कैसे और खूबसूरत बनाया जाए, ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच हमें सिखाता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच, कैसे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और कैसे पहचानेंगे हम क्वेश्चन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। तो चलिए चलते हैं सेशन नंबर 3 की ओर। तो फिगर ऑफ स्पीच का काम वही होता है जो इस घड़ी का है, जो इस कड़े का है, या फिर इस चेन का है। फिगर ऑफ स्पीच का काम होता है कैसे आप अपने ऑब्जेक्ट को और ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे, कैसे आप अपने शब्दों को, अपने कंटेंट को और ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे। तो सबसे पहले इस लिस्ट में आता है सिमिली। सिमिली का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब हम किन्हीं दो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन, तुलना करते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें हम एज, लाइक और सो जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज शी इज एज फ्रेश एज ड्यू, मतलब वो इतनी फ्रेश है जैसे जो ताजी ताजी ओस की बूंदें घास पर गिरती हैं। तो क्या वो बूंद है? नहीं, वो बूंद नहीं है, लेकिन हमने उसे और खूबसूरत, उसकी खूबसूरती को और ज्यादा अच्छी तरीके से बताने के लिए उसकी तुलना किससे कर ली? ओस की बूंदों से। एक बहुत ही अच्छा गाना मेरे दिमाग में आ रहा है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब। तो क्या वो गुलाब है? क्या वो फूल है? नहीं, वो एक लड़की है, लेकिन उसकी खूबसूरती की तुलना हमने किससे कर दी? गुलाब से, शायर के ख्वाब से। तो इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली लाइक अ क्लाउड, मैं अकेले भटकता रहा, कैसे? एक बादल की तरह। जैसे बादल आसमान में अकेले भटकता रहता है, वैसे मैं भी अकेले भटकता रहा। तो मैं असलियत में बादल नहीं हूं, लेकिन मैंने अपनी बात को और ज्यादा खूबसूरत तरह से प्रेजेंट करने के लिए अपने आप को बादल से कंपेयर कर लिया। तो जब कभी भी हम किसी भी नॉर्मल शब्द का किसी और चीज से जो डिफरेंट है उससे कंपैरिजन करेंगे और एज, लाइक या सो जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो आंख बंद करके आंसर होगा सिमिली। तो यहां पर हमने पढ़ा उपमा अलंकार के बारे में। अब बारी है रूपक यानी कि मेटाफर की। मेटाफर और सिमिली ऑलमोस्ट सेम होते हैं, क्योंकि मेटाफर में भी हम दो ऑपोजिट चीजों का कंपैरिजन करने लगते हैं, लेकिन हम एग्जाम में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जहां पर एज, लाइक और सो नहीं यूज किए जाएंगे, वो होगा मेटाफर। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है लाइफ इज अ ड्रीम, जिंदगी एक सपना है। तो क्या असलियत में जिंदगी सपना है? नहीं, ये तो अगर अभी मैं अपने आप को चोट मार लूं तो खून आएगा, ये सपना नहीं है। लेकिन मैंने इसको कंपेयर किया सपने से कि जिंदगी सपना है, आज मैं यहां बैठा हूं, हो सकता है कल मुझे कहीं और जाना पड़े। वी नेवर नो, इट इज अनप्रेडिक्टेबल। सो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल को हमेशा शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, मतलब जो ऊंट होता है वो रेगिस्तान का जहाज है। तो क्या वो असलियत में जहाज है? नहीं, वो तो एक जानवर है, लेकिन उसे एक रेगिस्तान के जहाज की तरह इस्तेमाल किया जाता है सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में, या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो हमने यहाँ पे लाइक, एज और सो का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कंपैरिजन कर दिया, इसलिए मेटाफर है। एक गाना मुझे इसमें भी याद आ जाता है, ओ हंसनी मेरी हंसनी, कहां उड़ चली मेरे अरमानों को पंख लगा के। तो यहां पे हमने क्या ओ हंसनी से बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं, यहां हम अपनी प्रेमिका से, अपनी लवर से बोल रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया? बिना एज, लाइक, सो, बिना जैसे का इस्तेमाल किए, यहां पे हमने अपनी प्रेमिका को
हंसने की तरह बताया, इतनी सुंदर, इतनी अट्रैक्टिव। तो ये है मेटाफर। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल यूज करते हैं जिससे हम लोग अपना सिमिली और मेटाफर के बीच में और ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। राणा प्रताप फॉट लाइक अ लॉयन। राणा प्रताप ने जो जंग लड़ी वो बिल्कुल शेर के जैसे लड़ी। ये क्या है? लाइक अ लॉयन, मतलब सिमिली। लेकिन अगर मैं बोलूं राणा प्रताप वॉज अ लॉयन इन द बैटल, तो मैंने कहीं लाइक ऐसा और उसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कंपेयर जरूर किया उसे लॉयन से। तो क्या होता है? राणा प्रताप जो थे वो शेर की तरह थे, मतलब कि ये मेटाफर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण की ओर। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी अजीवित वस्तु या किसी सामान को जीवित वस्तु की तरह, जीवित इंसान की तरह कंपेयर करने लगे। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इट इज लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज which are thought as persons or having life. For example, we can say opportunity knocks the door once. जो opportunity होती है वो आपका दरवाजा सिर्फ एक बार खटखटाती है। तो opportunity कोई इंसान नहीं है जो आपका दरवाजा खटखटाएगी, लेकिन हमने opportunity को एक जीवित इंसान की तरह कंपेयर कर दिया कि वो जिंदगी में सिर्फ एक बार मौका आएगा आपके जो आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, इट इज लव इज ब्लाइंड, बहुत फेमस। प्यार अंधा होता है। तो क्या प्यार कोई इंसान है जो उसकी आंखें चली जाएंगी? नहीं, लेकिन यहां पे हमने प्यार को एक इंसान की तरह कंपेयर कर दिया कि प्यार अंधा होता है, और यहां ये पर्सोनिफिकेशन है। जैसे अगर हम गाने की बात करें तो चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना। तो चांद बादल में छुप गया है शर्मा के, क्यों शर्मा जाएगा? वो कोई इंसान नहीं है। हमने यहां पर एक अजीवित वस्तु को जीवित वस्तु की तरह प्रेजेंट कर दिया। तो ये है पर्सोनिफिकेशन। अगला आता है अपोस्ट्रोफी यानी कि संबोधन। जब हम किसी अजीवित वस्तु को या किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को जो कि असल में हमारे सामने नहीं है, जब हम उसे संबोधित करते हैं, जैसे हे भगवान, ये क्या हो गया? तो क्या भगवान हमारे सामने नहीं है, लेकिन हम उन्हें एड्रेस कर रहे हैं। यह है आपका अपोस्ट्रोफी यानी कि संबोधन। जैसे कि एक गाना आया था ओ गॉड टू सी ग्रेट हो, सलमान खान की मूवी का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर फिगर ऑफ स्पीच के साथ मैं एक फिल्मी गाना, एक बॉलीवुड सॉन्ग वो कनेक्ट कर रहा हूं। तो अगला आता है ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास। विरोधाभास मतलब जब हम किन्हीं दो ऑपोजिट शब्दों का यूज अपने एक ही सेंटेंस में करते हैं। अब ये कौन सा बॉलीवुड गाना है ये आप खुद सोचेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे, ठीक है? तो इंग्लिश में एग्जांपल्स अगर देखे जाएं तो इट विल बी ही इज रेगुलरली इररेगुलर, मतलब ये हमेशा लेट है। रेगुलरली इररेगुलर। एक और सेंटेंस देखते हैं, लाइफ इज बिटर स्वीट। स्वीट का यहां पे मिठाई से मतलब है और बिटर मतलब कड़वा। तो देखिए कैसे हम दो ऑपोजिट चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिंदगी क्या है, एक कड़वी मिठाई है। तो ये है ऑक्सीमोरॉन यानी विरोधाभास। इसके बाद आता है हाइपरबोला। हाइपरबोला मतलब होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब है जब हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बोल जाएं, जब हम किसी चीज को इतना ज्यादा खूबसूरत करने में लग जाएं बातों को कि वो औकात से बाहर निकल जाए, दैट इज हाइपरबोला। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट विल बी शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, मतलब वो इतना रोई कि समुद्र, आंसुओं के समुद्र भर गए। क्या पॉसिबल है ऐसा? समुद्र बहुत बड़ी चीज होती है। तो यहां पे क्या किया? हाइपरबोला, अति कर दी, अतिशयोक्ति कर दी। एक और एग्जांपल देखते हैं, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लडेड इन द बैटल, मतलब लड़ाई ऐसी हुई कि खून की नदियां बह गईं, मैं तुम्हारा इतना बुरा कर दूंगा कि खून की नदियां बहा दूंगा, ऐसे लोग कहते हैं। तो क्या सचमुच खून की नदियां बहना पॉसिबल है? नहीं। लोग कहते हैं महाभारत के काल में, महाभारत के युद्ध में खून की नदियां बह गई। तो यहां हम क्या कर रहे हैं? हम हाइपरबोला फिगर ऑफ स्पीच की यूज कर रहे हैं। अगर सॉन्ग की बात करें तो इट इज चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। अगर बाकी सब कंगाल हो गए तो मुकेश अंबानी जी क्या करेंगे? तो यहां पर हमने क्या करा, उस गोरी का मतलब कि उस लड़की की इतनी तारीफ कर दी, हाइपरबोला फिगर ऑफ स्पीच में चले गए कि हमें उसके अलावा सब बेकार लगने लगा।
तो यहां पर हमारा हाइपरबोला फिनिश होता है। अब आखिरी है सबसे मजेदार फिगर ऑफ स्पीच, ओनोमोटोपोइया। जी हाँ, मैंने गलत नहीं बोला है, इट इज ओनोमोटोपोइया यानी ध्वनि सूचक। जैसे एक गाना है, कोयल सी तेरी बोली कुकू 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 कुकू, तो ये कुकू कुकू क्या है? ये है कोयल की बोली। तो जब हम ध्वनि सूचक यानी किसी साउंड का यूज अपने सेंटेंस में करते हैं तो दैट इज नोन एज ओनोमोटोपोइया। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा बॉलीवुड का गाना दिमाग में आ रहा है जिसमें ऐसे ही हमने किसी साउंड का यूज किया है तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेगा। और साथ साथ अगर हम इंग्लिश के सेंटेंस की बात करें तो इट विल बी द कैट्स म्यू, मतलब जो बिल्लियां थी वो म्याऊ म्याऊ कर रही थी। तो ये म्यू क्या है? ये उसका साउंड है जो आपको ध्वनि सूचक बता रहा है। तो दोस्तों यहां पे हमारा सेशन 3 खत्म होता है। सेशन 2 हमारा मर्चेंट ऑफ वेनिस के कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड था, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ये जरूर बताएं कि क्या आपके दिमाग में भी ऐसा कोई फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड बॉलीवुड का गाना है। और सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही, नीचे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, जय हिंद।